स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और आज की वीडियो क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज का ये वीडियो में दोस्तों हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। और ये एक ऐसा मॉडल प्रश्न पत्र है जो आपके 2023 के क्वेश्चन पेपर की तरह ही काम करेगा। ठीक है, और ये मॉडल प्रश्न पत्र को अगर आप पढ़ लेते तो समझिए कि 2023 के क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ लिए हैं, क्योंकि ये मॉडल प्रश्न पत्र दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर की तरह ही काम करेगा। और अगर आप वीडियो को स्किप करके जा रहे हैं तो आप जो है अपने क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न बताया गया है वो सभी नहीं सीख पाएंगे और 2023 की परीक्षा आपका खराब जाने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मॉडल प्रश्न पत्र को आपको जो 100% पढ़ के जाना है। और ये मॉडल प्रश्न पत्र जेक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे। और ये सबसे खास बात यह है कि ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है इसमें कुल और कुल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि आपके 2023 में जो पैटर्न है उसी पर आधारित आया है ये मॉडल प्रश्न पत्र। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। और सब्जेक्टिव में आपका जो है 7 जो आपका वेरी शॉर्ट है, 7 आपका जो है शॉर्ट है और 5 आपका लॉन्ग है। ठीक है, जिसमें आपको 7 में से 5 का सही जवाब देना है, इसमें भी 5 का सही जवाब देना है और इसमें आपको 3 का सही जवाब देना है। और कुल मिला के आपको सब्जेक्टिव में भी 40 नंबर का मॉडल प्रश्न पत्र को जारी किया गया है। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जल्दी से जल्दी कीजिएगा, आपका सब्जेक्टिव जो मॉडल पेपर को प्रोवाइड कराया जाएगा। और आज के वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कक्षा 10 यहाँ पर विषय विज्ञान समय 1.5 घंटा दिया जाएगा दोस्तों। पूर्णांक की बात करें तो 40। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र देखने वाले। ठीक है, जिसे सॉल्व करने के लिए आपको जो है 1.5 घंटा दिया जाएगा और आपको क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर पूर्णांक की बात करें तो 40 है। चलिए हम लोग देखेंगे मॉडल प्रश्न पत्र में क्या क्या प्रश्न पूछा है जो आपका परीक्षा में आने वाला है 2023 में। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न है और जो भी विद्यार्थी को आंसर मालूम है कमेंट सेक्शन में आंसर देते चलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको जो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर दोस्तों तुरंत ही आपको जो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो पहला प्रश्न दोस्तों, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो ये दोस्तों ये प्रश्न से आप भली भांति परिचित हैं कि अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, जो भी विद्यार्थी को आंसर मालूम है कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर का देख लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले जो दोस्तों किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक दर्पण है, मान चलिए ये आपका ये अवतल दर्पण। ठीक है, हमने पार दिया। अब यहाँ पर क्या क्या है, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपका सी हो गया और ये आपका एफ हो गया। जब समांतर आती है दोस्तों तो ये कहाँ से मुड़ जाती है, तो फोकस से मुड़ जाती है, यानी कि आप सभी का जो है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टोटल आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके मॉडल पेपर में दिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर में भी आपको 40 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर की, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि एफ बराबर होता है r/2, ये फॉर्मूला को आपको 100% एग्जाम में याद करके जाना है, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, फॉर्मूला भी आएगा, सूत्र भी आएगा और इससे संबंधित प्रश्न भी आएगा। ठीक है, तो एफ बराबर r/2 होता है, जबकि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर, यानी कि आर जब का 54 सेंटीमीटर है और 2 से इसको हम लोग भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 27। तो 27 क्या आया यहाँ पर फोकस, यानी कि आपका जो है फोकस दूरी आ गया 27 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए दोस्तों, जो भी प्रश्न का उत्तर मालूम है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, 4 नंबर है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा जाए जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखें। ठीक है, कि उसका समान आकार और जो है उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर अवतल दर्पण में अगर हम लोग वस्तु को सी पर रखते हैं तो जब सी पर हम लोग वस्तु को रखेंगे दोस्तों तो समान आकार का जो है बनाता है प्रतिबिंब, यानी कि वक्रता केंद्र पर रखने पर। ठीक है, मान चलिए इस सी पर हम लोग रखें और इसका जस्ट नीचे ये आपका जो है प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको उत्तर को याद करके जाना है। ठीक है, समझते चलना है क्योंकि यहाँ पर आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। 5 नंबर की अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अवतल दर्पण का जो उपयोग है दोस्तों कहां पर किया जाता है। ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर में नहीं किया जाता बल्कि गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। ठीक है,
अगर आप बाइक चलाएं तो गाड़ी के हेडलाइट में जो मिरर होता है दोस्तों, दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। और गाड़ी के साइड मिरर में दोस्तों ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़िए तो 6 नंबर के प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सा घटना है। कहने का मतलब है कि प्रकाश की किरणें दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहते थे, ठीक है। अपने मुख्य पथ से जो विचलित हो जाना, यहाँ पर कौन सी घटना है। यहाँ पर दोस्तों एक आपका डिब्बा मान चलिए है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है और इधर मुड़ गया, तो ये दोस्तों आप सभी का प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर देखिए, उत्तर मालूम है बताते चलिएगा, ठीक है। कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाए, ठीक है। सभी को कमेंट में देना है। बर्फ है, किरोसिन है, वायु है, हीरा है, कौन से पदार्थ में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा। आपको पता है कि हवा में जो प्रकाश का चाल होता है 3 गुना दोस्तों 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। आप अब जो है भली बात परिचित होंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बढ़िए तो 8 नंबर का जो प्रश्न है कि उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्तित प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस के सामने कहां पर वस्तु को रखें कि उसका जो है सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बने दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर समझ लिए इस प्रकार का उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस है, यहाँ पर आपका जो है f1 है और यहाँ पर f का जो है f2 है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखे, तो प्रकाशित केंद्र और फोकस दूरी के बीच। तो ये दोस्तों आपका केंद्र हो गया और यहाँ पर अगर हम लोग वस्तु को रखेंगे तो यहाँ पर सीधा आवर्धित प्रतिबिंब इसका जो है बनेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपका जो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। प्रकाशित केंद्र और फोकस दूरी के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर का जो प्रश्न है, सभी का आंसर कमेंट में देना है कि लेंस की क्षमता का जो है मात्रक क्या है, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या दोस्तों, तो डायोप्टर हो जाएगा। और दोस्तों ये मॉडल प्रश्न पत्र दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल प्रश्न पत्र है दोस्तों। अगर इसे पढ़ लिए तो समझिए क्वेश्चन पेपर आप पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर देखिए कि 10 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया उस जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, ठीक है। उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। यहाँ पर आवर्धन क्या होगा, जबकि उसका जो है 3 गुना प्रतिबिंब बन गया, तो जो प्रतिबिंब बना दोस्तों वही उसका आवर्धन हो जाता है, ठीक है। यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाए, जितना गुना बना उतना ही उसका आवर्धन हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर देखिए। और इससे पहले जो भी मेरे नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ क्लब चैनल को नाम है, ठीक है। यहाँ पर आपका दोस्तों मैथ का जो वीडियो अपलोड हो चुका है 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जो भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न आपका जो अपलोड हो चुका है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाए ताकि आपको जो क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, हर एक प्रकार का। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर की नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो नेत्र के दोस्तों यहाँ पर दृष्टि पटल में जो है क्या होता है, प्रतिबिंब का जो है निर्माण होता है। दृष्टि पटल के दोस्तों एक और नाम है जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में अगर दोनों में से एक रहेगा तो दोनों में से एक को टिक अप को कर देना है। 12 नंबर की निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दोस्तों दूर किया जाता है। जो प्रश्न पूछा है दोस्तों इसमें लगता है कि निकट दृष्टि यानी कि निकट की वस्तुएं को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले कि निकट दृष्टि को दूर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो प्रश्न है इसके मुताबिक आपको जो निकट का जो वस्तु है ये दिखेगा, बल्कि जो है दूर का वस्तुएं नहीं दिखेगा। तो दूर को वस्तुओं को देखने के लिए दोस्तों अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बढ़िए तो 13 नंबर का प्रश्न है, सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए, सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए, ठीक है। भी आई इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपको ये प्रश्न कराया गया है, ठीक है, आपको कराया गया है इस चैनल पर कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है, उत्तर में हो जाएगा अनंत, ठीक है, अनंत हो जाएगा। और अगर इसी पर निकट बिंदु पूछे तो क्या होगा, उत्तर बताइए कमेंट में, जल्दी से बताइए तो नाम के साथ, ठीक है, नाम के साथ कमेंट में आंसर बताना है। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। कि दिए गए किस जैव प्रकरण में ऊर्जा हमें ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन में दोस्तों हमें जो है ऊर्जा मिलती है। श्वसन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम लोग को दोस्तों क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। और 15 नंबर हो गया, जो भी दुकान से चिप्स खाए हैं तो उनको पता है कि जो चिप्स लाते हैं दोस्तों उसमें पहले से ही जो हवा है क्या है मौजूद होता है, और चिप्स दोस्तों ज़्यादा नहीं 5 से 6 पीस रहता है, ठीक है। तो आप समझते नहीं है कि जो आपका जो चिप्स है उसमें जो हवा मौजूद होता है क्या
वो दुकानदार इसे जो है बेचने के लिए इस प्रकार से भरता है, नहीं दोस्तों आपका जो सामान है उसको बचाने के लिए। यानी कि प्रश्न पूछता है कि चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, तो नाइट्रोजन दोस्तों वो जो आपके चिप्स के पैकेट में रहता है, ताकि आपके जो है चिप्स जो है खराब ना रहे और कुरकुरा रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ 16 नंबर की जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको पता है कि लोहे की किमारी हो या लोहे की कील हो या लोहे के छड़ हो, उसमें आखिर के आखिर जंग लग जाता है, और जंग लग जाता है तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया, क्योंकि लोहे में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो गया। और आपको जो है लोहा को यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए जो है क्या करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आप अपने दरवाजों को क्या करते हैं जंग से बचाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है 17 नंबर, दिया गया अभिक्रिया में किस प्रकार का उपचयन हो रहा है। उपचयन किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कि ZNO यहाँ पर प्लस में C, ठीक है, ZN के साथ यानी कि जिंक के साथ दोस्तों O यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जबकि C के साथ दोस्तों O नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पर अब एरो का निशान देने के बाद देखिए तो जिंक के साथ यहाँ पर ओ जो है हट गया और सी के साथ जो है दोस्तों ओ जे जुड़ गया, यानी कि क्या हो रहा है, सी का जो है यहाँ पर आप सभी का उपचयन हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, तो 18 नंबर में क्या प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न है दोस्तों, दिया गए कौन से रासायनिक समीकरण संतुलित है, और रासायनिक समीकरण आपको संतुलित करने आना चाहिए, ठीक है। जो भी विद्यार्थी को नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आता है तो इस प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न है यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, ये जी यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी ए जी एक है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करें तो Na यहाँ पर एक, यहाँ पर भी Na एक है, Cl यहाँ पर एक है, Cl यहाँ पर भी एक है, और NO3 दोस्तों यहाँ पर हो गया, और NO3 यहाँ पर भी हो गया, यानी कि हम लोग को पहला ही ऑप्शन दोस्तों ये राइट आंसर के रूप में माना गया है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं। तो 19 नंबर का प्रश्न आपको जो पता होना चाहिए कि लोह चूर्ण पर तनु अम्ल हाइड्रोलिक अम्ल यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, तनु अम्ल यानी कि Fe पर, ठीक है। हम लोग अगर HCl की बारिश करें, HCl, ठीक है, तो ये क्या होता है तो Fe जो है दोस्तों ये Cl के साथ क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, और जो है H को अलग कर देता है। तो इसमें दोस्तों आप सभी का हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो कि उड़ जाता है और आयरन क्लोराइड आपका बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, तो यहाँ पर 20 नंबर का जो प्रश्न है क्या दिया गया है, सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा जो है ये जो आपका हल्का प्रश्न भी है, ठीक है। कि दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह यहाँ पर रंगीय सूचक, ठीक है दोस्तों, रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, यानी कि ऐसा कौन सा चीज है जो रंग बदल देता है। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि लौंग, लौंग में इलायची गाना सुनने की है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बिनमा लिटमस है, और यहाँ पर वेनीला है, और यहाँ पर प्याज है। तो यहाँ पर किसमें रंग बदल देता है, कौन आपका गिरगिट की तरह रंग बदलता है, लिटमस दोस्तों गिरगिट की तरह जो यहाँ पर रंग बदलता है। अम्ल में डाले तो लाल यहाँ पर क्या होता है, नीला से लाल हो जाता है, और लाल से नीला होता है क्षारक में डालने के बाद। तो लिटमस दोस्तों ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। और आ गया 21 नंबर का प्रश्न है, जब आप एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे तो इसी से बारिश होगा, और यहाँ पर जो लिखा गया है वो भी आपके साथ हो सकता है। तो क्या लिखा गया है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं, तो हड्डियों को जोड़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्टर है दोस्तों ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों क्या करता है, यहाँ पर प्रयोग करता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर तो लिखले नहीं है, यहाँ पर सूत्र लिखा था। अब क्या होगा, सूत्र आपको याद होना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि साइंस का जो भी सूत्र है याद कर लीजिए, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों यहाँ पर CaSO4 हाफ, यहाँ पर डॉट हाफ H2O, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट में पूछ दिया है सवाल 22 नंबर में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, अभी मैंने बता दिया। नहीं बताएंगे उत्तर तो जो आपका लिखा गया था 21 नंबर का प्रश्न में हड्डी तोड़ने के बाद आपका आराम से टूट जाएगा। तो इसका आंसर कमेंट में बताइए तो नाम के साथ, ठीक है। चलिए 23 नंबर का प्रश्न देखिए कि दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है, क्या है। यहाँ पर H2 है और O2 है, बन गया H2O, जल बन गया, जल बन गया, क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, ठीक है। दो यहाँ पर संयोजन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर देखिए कि खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खट्टा फल कोई भी हो दोस्तों, यहाँ पर अगर आंवला खाए, नींबू खाए, संतरा खाए, सब में दोस्तों क्या होगा, सिट्रिक एसिड पाया जाएगा, यानी कि सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा सभी में, ठीक है, जो भी खट्टे का सामान है फल में।
और पूछ देता है 25 नंबर की, कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इस विलियन में क्या होगा? तो क्या होगा? तो HCl होगा। ठीक है, HCl यानी बी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िए, यहाँ पर 26 नंबर का प्रश्न है कि पीएच समता क्या होगा? यहाँ पर कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीला को लाल करता है, कौन जो है अम्ल होता है, यानी कि जो एसिड होता है। तो एसिड दोस्तों यानी कि अम्ल जो दोस्तों है 7 से कम होता है, लेस देन 7 से, यानी कि यहाँ पर 7 से कम कौन दिख रहा है? 7 के बराबर नहीं जाना, 7 से कम 2 दिख रहा है, यानी कि इसी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर की, अमीबा अपनी किस अंग में भोजन का पाचन करता है? ग्रहण करने की बात आया दोस्तों, कुटपादमारी या यहाँ पर जो है भोजन को पचाने का काम कहाँ से करता है? तो खाद्य रितिका से करता है। ठीक है, डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और 28 नंबर के पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन यहाँ पर प्रोटीन का पाचन करता है? तो प्रोटीन का जो पाचन दोस्तों ये पित्त करता है। ठीक है, कौन करता है? पित्त करता है। जो प्रश्न पूछा है पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो पित्त करता है। ठीक है, 29 नंबर पूछा है निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी संभोज्य पोषण होता है? और ये एक ऐसा है जीव है जिसमें प्राणी संभोज्य पोषण होता है, और ये है दोस्तों आप सभी का अमीबा, जो है कि एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, चलिए 30 नंबर है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? जो आपका हृदय है दोस्तों इसमें कितने कोष्ठक होते हैं? 1 2 3 4, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को जारी करता है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को झार्य करता है? तो पित्त जो है दोस्तों ये झार्य कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 32 नंबर, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र के दोस्तों क्रियात्मक इकाई विक्राणु है। ठीक है, 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा यहाँ पर नहीं होता है? ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार का प्रश्न में आपको ऑप्शन को पढ़ना होगा, ऑप्शन को पढ़िएगा तभी आपको मालूम होगा। चलिए हम लोग पहला देखते हैं। जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के समान ऊपरी मुख्य गति में सहायक पहला सहयोग यहाँ पर यानी कि सही बात है। ठीक है, यह पौधे में ताप का नियमन करता है। यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल देता है। यानी कि दोस्तों पौधे में क्या होता है? खनिज, जल, मिट्टी सब का जो प्रयोग होता है, लेकिन यह भोजन का संवहन करता है, किसी प्रकार से नहीं करता है। यानी कि इस प्रकार से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है सभी का आंसर आना चाहिए 2023 का जो भी तैयारी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर ये वीडियो देख रहे तो समझिए कि ये वीडियो आपके टेस्ट के रूप में जा रहा है। ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र हो चाहे क्वेश्चन पेपर हो, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसे समझिए कि वो जो है आपका असली का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, असली का क्वेश्चन पेपर, और समझिए कि आपको जो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर को आपको जो यहाँ पर सभी का आंसर देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों पता हो जाएगा कि अगर आप अपने से आंसर को देना प्रयास करेंगे तो अधिक से अधिक नंबर आप स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 34 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? और एक लिंगी पौधा दोस्तों ये पपीता होता है, पपीता। ठीक है, और पपीता में दोस्तों कौन सा विटामिन पाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताना है। बच्चा वाला सवाल पूछ दिए, और बच्चा से आप सभी बच्चा मत बन जाइए, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, और चित्र में बोल रहा है कि यहाँ पर जो किस प्रकार का जनन को दर्शा रहा है? तो यह मुकुलन को दर्शा रहा है। सीधा यहाँ पर लिख ले का मतलब है यानी कि मुकुलन यहाँ पर आपको दिखना नहीं है, सीधा आंसर को टिक कर देना है। ठीक है, गोल गोल उमर सीट पर गोल गोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बढ़िए। तो 36 नंबर है कि लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन के कारण होता है? दोस्तों तो ये दोस्तों टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो यहाँ पर दोस्तों मादा जनन तंत्र का जो भाग है ये गर्भाशय हो जाएगा। ठीक है, गर्भाशय जो है मादा जनन तंत्र का भाग होता है। ठीक है, 38 नंबर है कि हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसमें उनमें से अधिकांश पर जो है सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत है अंतः और सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? तो यहाँ पर जे प्रकरण जे मात्रा भी है, पवन ऊर्जा भी, नभिकीय ऊर्जा भी है, भूतापीय ऊर्जा है। प्रश्न कहने का मतलब है कि हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा जो है स्रोत अंतः और सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? तो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है और ये नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बाकी आपका तीनों होता है, ठीक है। चलिए बाकी का 2 प्रश्न बच गया, इसके बाद सब्जेक्टिव आएगा दोस्तों, जिसमें 7 प्रश्न वाला वेरी शॉर्ट, 7 प्रश्न वाला शॉर्ट, 5 प्रश्न वाला लॉन्ग, कुल मिला के 40 नंबर का सब्जेक्टिव, ठीक है। चाहिए ना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा, ठीक है, वीडियो चाहिए ना चाहिए, ठीक है। 39 में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है जो कभी समाप्त नहीं होगा? कोयला समाप्त हो जाएगा, सीएनजी समाप्त हो जाएगा, पेट्रोल समाप्त हो जाएगा। क्या आप बाइक चलाते हैं तो पेट्रोल जो आप गाड़ी या टंकी में डालते हो तो वो रहता है? नहीं रहता है। आप जो है कुछ किलोमीटर दूरी पर चलाने पर वो पेट्रोल जो है खत्म होते चलता है, ठीक है। यानी कि सौर ऊर्जा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इसलिए कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ एक शेयर कर लीजिए, और अगर नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए इसका बाद जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक आउट करना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा उत्पन्न का स्रोत नहीं है? तो जैव मात्रा ऊर्जा उत्पन्न का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।